हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना पेपर सॉल्व और अपनी क्लास। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको 3 पेपर्स कराती हूँ एक क्लास में। तो उसमें आपका ये पहला पेपर है आज के लिए, आज की क्लास का। तो जल्दी जल्दी से कर लेंगे। लगभग आपकी 8 से 10 क्लासेस और होने वाली हैं इसकी, आज की मिला के। और 8 से 10 क्लास में हम पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्लास में 3 पेपर सॉल्व करा रही हूँ मैं। और अगर आप चाहते हैं कि और पेपर सॉल्व कराऊँ तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और ज़्यादा मेजॉरिटी हुई तो फिर मैं कराऊँगी, नहीं हुई तो फिर जैसे करा रही हूँ वैसे ही कराऊँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस पसंद आती हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यूपीपीएससी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एसडीआई पुनर्परीक्षा 2006 से। तो 2006 का ये पेपर है भैया। तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। पार्ट 1 है ये। तो व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है ये। तो सबसे पहला भाग 1 हम पढ़ेंगे समान अध्ययन का। तो क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो आंसर आप देख सकते हो। आंसर है इसमें बहुउपयोगी, ठीक है। टिक विक नहीं लगा रही हूँ, आंसर सामने ही दिख रहा है तो टिक विक लगाने की जरूरत नहीं है। पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों के द्वारा सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण करने से है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के 1976 की परिभाषा के अनुसार सामाजिक वानिकी के अंतर्गत खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्षों को लगाना, ईंधन, चारा, लकड़ी एवं लघु स्तर पर वनोत्पादन आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, हृदय कब विश्राम करता है? तो हृदय विश्राम करता है 2 धड़कनों के बीच न्यूनतम समय के लिए विश्राम करता है। अर्थात हृदय पेशियां फेफड़ों के हृदय से शुद्ध रक्त के आने और शरीर में शुद्ध रक्त को भेजने के बीच वाले समय तथा फेफड़ों को हृदय द्वारा अशुद्ध रक्त भेजने और शरीर के अशुद्ध रक्त का हृदय में आगमन के बीच के समय में हृदय आराम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? तो ये है आपका पेरेग्रिन फाल्कन। पेरेग्रिन फाल्कन उत्तर अमेरिका में पाई जाने वाली बाज पक्षी है, जिसे दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली पक्षी माना जाता है। और ये पक्षी अधिकतम 390 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मीन कौन सी है? तो यहाँ पर फ्लाइंग फिश जो है वो मीन है। तो फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार है और ये मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। कटल फिश एक प्रकार का मोलास्का संघ का जीव है। सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। क्रे फिश स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एक केकड़ा है। दिन के समय में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वो है, तो वो है आपका लाल। तो दिन के समय में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार कम ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य वाली लाल कण में प्रतिदीप्त होता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और ये हरे पौधे में वर्णक के रूप में मौजूद होता है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसे पर्णहरिम या हरित लवक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दांत कुरकुरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहती है। तो भाई क्या रहती है? फ्लोराइड। तो जब पेयजल में अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो दांत और हड्डियां खराब होने लगते हैं और इसे फ्लोरोसिस कहा जाता है। भारत में फ्लोराइड की अधिकतम मान्य मात्रा 1.5 mgl है। फ्लोरोसिस की समस्या को दूर करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा किसका परिणाम है? तो भैया ये है नाभिकीय संलयन का। सूर्य में विकिरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा है। वस्तुतः इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के जोड़े नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वो नगर है, तो वो नगर है आपका नई दिल्ली। तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र
नई दिल्ली में स्थित है और यह पर्यावरण संरक्षण संबंधी शोध से जुड़ी गैर लाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल थे और वर्तमान में इस संस्था की प्रमुख कौन है? सुनीता नारायण है। जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वो नगर है, तो वो नगर है आपका नई दिल्ली। ठीक है, जहाँ विज्ञान और पर्यावरण केंद्र स्थित है वो नगर है आपका नई दिल्ली। तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है और यह पर्यावरण संरक्षण संबंधी शोध से जुड़ी गैर लाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के संस्थापक प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल थे और वर्तमान में संस्था की प्रमुख सुनीता नारायण हैं, जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। ठीक है, दोबारा पढ़ दिया मैंने इस क्वेश्चन को। वो कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? तो ये है आपका वक्र। ठीक है, तो वक्र यानी कि किडनी के रोग ग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। डायलिसिस का तात्पर्य रक्त से अधिक पानी, विषाक्त पदार्थों और विलयन को बाहर का रक्त को शुद्ध करने से है। वक्र प्राकृतिक रूप से डायलिसिस का काम करता है, परंतु रोगग्रस्त या क्षमता में गिरावट से वक्र कार्य करना बंद कर दे तो रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा डायलिसिस कर रक्त को शुद्ध किया जाता है। अणु और तत्व को मिलान करना है। विटामिन B12 किसमें होता है? कोबाल्ट में होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? कॉपर की मैग्नीशियम, बताओ। चलो आंसर देखते हैं। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और चाल्कोपाइराइट में कॉपर होता है। ठीक है, विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती है क्या? गामा किरणें। तो कोबाल्ट 60 से मुख्यतः गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। इसी कारण कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो यहाँ पर रूस की सीमा जो है वो अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। उपरोक्त देशों में से केवल रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े पड़ोसी देश हैं। पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान है, पश्चिम में ईरान है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में आपका चीन है। अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध देश है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील है भैया बैकॉल झील। ठीक है, तो बैकॉल झील जो है विश्व की सबसे गहरी, विशाल और प्राचीनतम झील है। इस झील की गहराई 1637 मीटर है, 5359 फीट है और ये झील रूप से साइबेरिया क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः टंगानिका झील आती है जो कि 1471 यानी कि 1471 मीटर और 4826 फीट है। कैस्पियन सागर आती है तीसरे नंबर पर 1025 मीटर और 3362 फीट है। उल्लेखनीय है कि टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है और यहीं से नील नदी निकलती है। मृत सागर विश्व का दूसरा सबसे लवणता वाला सागर है। निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है? तो भैया नाइजीरिया आएगा पहले, कि दक्षिण अफ्रीका आएगा, कि तंजानिया आएगा, कि अल्जीरिया? तो भैया दक्षिण से हम उत्तर जाएंगे, यानी नीचे से हम ऊपर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, पहले आएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी सबसे दक्षिण में आपका दक्षिण अफ्रीका आएगा, उसके बाद आपका तंजानिया आएगा। ठीक है, और फिर और उत्तर में चलेंगे ऊपर, तो उसके बाद आ जाएगा नाइजीरिया और सबसे ऊपर उत्तर में आएगा अल्जीरिया। ठीक है, तो अफ्रीकी देशों का दक्षिण से उत्तर की ओर दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया और अल्जीरिया। और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया है। एक सेकेंड रुकना। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो भील राजस्थान में है, संथाल आपका झारखंड में है, खासी मेघालय में है और टोडा आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो खासी सिक्किम में नहीं है, थासी आपका मेघालय में है। भारत में सर्वाधिक अब्रक उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक अब्रक उत्पादक राज्य है राजस्थान, विकल्प के आधार पर। ठीक है, तो भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है, जबकि 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान भारत में अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं, तो जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है, जस्ट सेकेंड, वे कौन से हैं? तो वे हैं आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर को दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा कहा जाता है।
ये गंगा के बाद देश की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। उपरोक्त विकल्पों के आधार पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी गुजरती है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के विभाजन के बाद तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ से भी गोदावरी गुजरती है। वर्तमान में गोदावरी नदी महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य से गुजरती है और गोदावरी नदी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी के कुछ भागों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है। तो माता टीला बांध आपका यूपी में। तो माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है और इसका निर्माण 1958 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेल स्टेशन कौन सा है। तो ये है आपका रामनगर। तो रामनगर रेलवे स्टेशन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल 521 वर्ग किलोमीटर है, उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका पूर्ण नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। तो मार्मू गोवा। तो मार्मू गोवा पत्तन भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यातक पत्तन है और भारत के कुल लौह आयात निर्यात का 50% निर्यात इसी पत्तन से होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो मणिपुर की नहीं मिलती है और बांग्लादेश में से असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों की सीमा लगती है। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा म्यांमार से मिलती है। निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में से कौन इफ्को के द्वारा संचालित नहीं होता। तो इफ्को के द्वारा आपका सिंदरी संचालित नहीं होता। इफ्को आंवला, कांडला और फूलपुर को संचालित करता है। तो सिंदरी उर्वरक कारखाना इफ्को के द्वारा संचालित नहीं होता। सिंदरी उर्वरक कारखाना फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबद्ध है और सिंदरी धनबाद जिले का एक औद्योगिक कस्बा है। इफ्को के द्वारा संचालित है आंवला, फूलपुर, कांडला, पारादीप और कलोल। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। तो भैया उत्तर में है आपके हड़प्पा के मांडा। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा पर मांडा नामक हड़प्पली स्थल स्थित है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है और इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लगती है। दक्षिण में इसके दैमाबाद महाराष्ट्र है और पश्चिम में इसके सुतकांगेडोर पाकिस्तान में। तो पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में आपका दैमाबाद महाराष्ट्र। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वो है, तो वो ग्रंथ है आपका ऋग्वेद। तो पवित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद में अंतर्विष्ट है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में समाहित है जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी और यह सूर्य को समर्पित मंत्र है। नेक्स्ट है गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वो है। तो गुप्त अभिलेखों में दिनार जो है वो स्वर्ण सिक्का का वाचक है। ठीक है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित दिनार स्वर्ण सिक्कों के लिए प्रयुक्त हुआ। दिनार उच्च मूल्य के सिक्के थे जो बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए प्रयुक्त होते थे। गुप्त काल में चांदी का सिक्का रूपक और तांबे का सिक्का माशक था। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वो था। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई थी। तो 606 से 647 तक इसका शासनकाल रहा और कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। वो बौद्ध मतावलंबी शासक था जिसके दरबार में ह्वेनसांग नामक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु आया था। निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया। तो आगरा को राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी था जिसने आगरा बसाया। 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी का प्रारंभ इसी के शासनकाल में हुआ जिसकी लंबाई 30 इंच थी। सिकंदर लोदी के आदेश पर एक आयुर्वेद के ग्रंथ को फरहगे सिकंदरी नाम से अनुवादित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जिस व्यक्ति ने कहा कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, तो ये किसने कहा। तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। तो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने हनूस दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है उक्ति सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा उन्हें दी गई धमकी के जवाब में कही गई थी। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया कहा जाता था। ठीक है, निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की। तो नादिर उल जमा कौन था। अबुल हसन। तो प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन को मुगल बादशाह जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी। उल्लेखनीय है कि बादशाह जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को दी थी। जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला स्थापित कराई थी। निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सर कलम कराया। तो सिख गुरु का सर कलम कराया था जहांगीर ने। सिखों के 5वें गुरु
अर्जुन देव को जागीर ने सरकलम करवा दिया, क्योंकि बादशाह जागीर के खिलाफ उनके पुत्र खुसरो के विद्रोह को गुरु अर्जुन देव द्वारा समर्थन दिए जाने का आरोप था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था, तो वो था रिपन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन रिपन ने 1882 में किया। रिपन ने 1878 में राष्ट्रीय प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, और इस एक्ट के द्वारा देशी भाषा के अखबारों को प्रतिबंधित किया गया था। 1939 में कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि देसी रियासतों में आम लोगों की बढ़ती जागरूकता के चलते सन 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक गांव से प्रारंभ किया था, और ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसके द्वारा भूमि का पुनः वितरण स्वेच्छापूर्वक करने पर बल दिया गया, और आगे चलकर ये आंदोलन ग्रामदान आंदोलन बन गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वो था, तो भारत पाक के मध्य शिमला समझौता 1971 में हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुए संधि में शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था, 1972 को हुआ था, शिमला में संपन्न हुआ था, और इसके तहत 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 में हुई, तो 1916 में स्थापना हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालयों के साथ ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, और इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वो था अलीगढ़। 1814 से 1817 की अवधि में अलीगढ़ के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वस्तुतः ब्रिटिश शासन के बढ़ते नियंत्रण के कारण तालुकेदारों की जमींदारी छीनी जा रही थी और उनकी हैसियत में कमी आ रही थी। इसी स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में अलीगढ़ के तालुकेदारों के विद्रोह को देखा जाता है। उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा करी। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। तो जिस पर उपयुक्त कथन चरितार्थ होते हैं वो है आपका फिरोज शाह मेहता, तो नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस उदारवादी नरमपंथी दल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। वे एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वे 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए और वहां आंदोलनरत लोगों का सहयोग किया। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार जिन्होंने संभाला वो थे आपके सरदार पटेल की जवाहरलाल नेहरू। चलो देखते हैं कौन था। तो वो थे भैया नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार यानी कि 5 मई 1930 को गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने संभाला था। ठीक है, तो तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्हीं के नेतृत्व में 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावा बोला गया था। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नामक वितरणिका के लेखक है। तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नामक वितरणिका के लेखक है भगवती चरण वोरा। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नामक वितरणिका के लेखक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी नेता और भगत सिंह के सहयोगी हैं भगवती चरण वोरा थे। खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 में हुआ। कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास किया गया जिसे दिसंबर 1920 के वार्षिक अधिवेशन में पुश किया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल। तो सन्यासी विद्रोह जो है वो बंगाल में भड़का था। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल था। सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों से असंतुष्ट थे। ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे और
शंकराचार्य के अनुयायी 10 संप्रदायों में बटे थे। विद्रोही सन्यासी गिरि संप्रदाय से थे। विद्रोह का नेतृत्व अर्ध सामंती लोगों के द्वारा किया गया, परंतु इसमें बेदखल किए गए किसान, विघटित सिपाही, सत्ताच्युत जमींदार और धार्मिक नेता शामिल थे। 1763 से शुरू हुआ यह विद्रोह 1800 ईस्वी तक चलता रहा और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। मुंडा बगावत का नेता कौन था? तो मुंडा बगावत के नेता थे बिरसा। तो 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ ये विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था और ये विद्रोह आधुनिक झारखंड में मुख्यतः जनजातियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था कुट्टी में बदलाव का ब्रिटिश सरकार के द्वारा जमींदारी व्यवस्था थोपे जाने के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातियों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, जिसे उलू गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा? तो ये कहा था लखनऊ 1916 के अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट है, बंगाल को विभाजित करने में कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था। तो भैया इनका वास्तविक उद्देश्य क्या था? मुस्लिम बहुल एक प्रांत की सृष्टि करना, पूर्वी बंगाल के आर्थिक विकास में सहायता करना, बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण। तो यही था, बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण। आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो बंगाल विभाजन करने का कर्जन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल की राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करना था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और ये अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही विदेशी आंदोलन हुआ। कालांतर में हुए तीव्र विद्रोह के कारण हार्डिंग के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था? तो ये थे PS तिरुमांबू। गुरुवायूर सत्याग्रह 1 नवंबर 1931 में शुरू किया गया और यह आंदोलन केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में दलितों और पिछड़ों को प्रवेश दिलाने से संबंधित था। P सुब्रमण्यम तिरुमांबू ने 16 संघ सेवकों के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन ने अन्य प्रमुख नेता के केलप्पन, AK गोपालन, P कृष्ण पिल्ले आदि थे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र था जिसे 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया? तो ये था नवजीवन। नवजीवन पत्र को हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था। 1921 में गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र नवजीवन का प्रकाशन शुरू किया जो 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया। जिस वर्ष कृत मिशन भारत आया था वो था, तो कृत मिशन 1942 में आया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्टेफोर्ड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था? तो वो था 1929 का आपका लाहौर अधिवेशन। तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है कि इस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना करी। तो ये की थी स्वदेशी आंदोलन। 16 अक्टूबर 1905 के बंगाल विभाजन और उसकी प्रतिक्रिया में आरंभ स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना है। निम्नलिखित आंदोलनों को पूर्वापर क्रम आरोही में व्यवस्थित कीजिए। पूर्वापर तो सबसे पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। खिलाफत आंदोलन फिर हुआ 1919 में, असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। 2001 की जनगणना में निम्नलिखित नगरों में मलिन बस्तियों में रहने वालों का सर्वाधिक सांद्रण जिस शहर में पाया गया वो था मुंबई। 2001 की जनगणना के अनुसार मुंबई शहर में मलिन बस्तियों में रहने वालों का सर्वाधिक सांद्रण था। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1.73 करोड़ आवास मलिन बस्तियों में है, जिसका 70% आबादी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शहरों में है। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार जिन 4 राज्यों में अधिकतम आबादी पाई गई उनका आरोही क्रम क्या है? तो उनका आरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद है बिहार है, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाले 4 राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक मलिन वासियों को धारण करता है? तो ये करता है आपका महाराष्ट्र।
नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का 5वां बृहत्तम नगर कौन सा है? तो ये है मेरठ। ठीक है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर नगरों का क्रम है घटते हुए गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा, उसके बाद सबसे लास्ट में मेरठ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका मिजोरम में हिंदू द्वारा दूसरा प्रमुख समुदाय है, ये गलत है। तो जम्मू कश्मीर में मुसलमान बहुमत में है, ये बिल्कुल सही है। नागालैंड में ईसाई बहुमत में है और सिक्किम में बौद्ध दूसरा प्रमुख समुदाय है। लेकिन धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम में हिंदू दूसरा प्रमुख समुदाय नहीं है, बल्कि तीसरा प्रमुख समुदाय है। तो राज्य में ईसाई है, फिर बौद्ध है, फिर हिंदू है और उसके बाद मुसलमान है। तो वहाँ पे ईसाई ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे बौद्ध आते हैं, तीसरे पे हिंदू और चौथे पे मुसलमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जिन राज्यों में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, तो वो है केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य थे केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। लेकिन 2011 की जनगणना हुई और उसमें सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्यों का क्रम जो है वो घटते हुए आया। तो केरल में 92 है, मिजोरम में 89 है, लक्षद्वीप में 87 है और गोवा में 84। निम्नांकित राज्यों को उनमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर है आपका पहले आएगा उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, केरल, फिर हिमाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की आबादी के जनजातियों की आबादी के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है ना, सबसे ज़्यादा, सबसे कम यूपी में है। नीचे दिए गए युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नगर और स्थानीय निकाय की बात हो रही है। तो लखनऊ में छावनी परिषद है, कानपुर में नगर निगम है और काकोरी में नगर पंचायत है, लेकिन गाजियाबाद में आपका नगर निगम है। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? तो यह है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है वो संघीय बजट से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वार्षिक वित्तीय वितरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं बजट। तो संसद में बजट पेश करने के बाद उस पर सामान्य चर्चा होती है। तत्पश्चात लोकसभा विभागानुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा करती है। लेकिन अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए, तो वो सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और इस प्रस्ताव की कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और ये 3 प्रकार से किया जाता है: नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती और सांकेतिक कटौती। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो बताओ भैया, 17 में तो अस्पृश्यता है, 19, 23 और 24 में से किसमें है बच्चों के शोषण का निषेध? तो बच्चों के शोषण का निषेध है अनुच्छेद 24 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण का निषेध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो वो है भैया बलवंत राय स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के 51A के 10 मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया था और वर्तमान में कुल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है, तो ये है लिंग और जाति। तो पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार जाति और लिंग है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243D में पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया है और उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 226 में राज्य न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन उसके विभाजन से संपन्न हुआ, वो है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके किया गया था और ये भारत का 26वां राज्य बना और इसकी राजधानी हुई रायपुर। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित नहीं है? तो पॉल एपीलेबी कमेटी का गठन 1953 में प्रशासकीय तंत्र में सुधारों की सिफारिश के लिए किया गया था।
राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये है 2 से अनधिक। भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है। वर्तमान में ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया। वो एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्याकित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए, वो है आपका अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने समस्त कल्पनीय मानवाधिकार को सम्मिलित किया। निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। तो व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते खोल सकते हैं। रिजर्व बैंक को समस्त बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। ये बैंक सरकार की मौद्रिक नीति का नियमन करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्यों के राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करना है। तो ये है 2008 और 9 तक। तो 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि 2008-9 तक केंद्र और राज्यों के राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करना है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह। इस आयोग की सिफारिशें 2021-22 से 2025-26 तक लागू रहेंगी। भारत में जिससे मुद्रास्फीति पाई जाती है वो मापी जाती है तो वो है थोक मूल्य सूचकांक। तो भारत में मुद्रास्फीति का मूल्यांकन थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा होता है। थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया। थोक मूल्य सूचकांक के मापन का आधार 697 वस्तुओं पर निर्धारित है। भारत निर्माण योजना की घोषणा जिसे वर्ष के बजट में की गई वो था भारत निर्माण योजना की घोषणा 2005-6 के बजट में की गई थी, जबकि इसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2005 में हुई और इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। इसके अंतर्गत सड़कें, सिंचाई, आवास, जलपूर्ति, विद्युतीकरण और ग्रामीण संचार को सम्मिलित किया जाता था। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्रायः होती है, ये है ब्याज की अदायगी। तो प्रश्नकाल के दौरान संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी थी। वर्तमान बजट 2022-23 में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी 20% है और इसके बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15% और सब्सिडी 8% और रक्षा व्यय 8% है। हाल के वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में आयात की सबसे बड़ी मद रही है। तो पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक। प्रश्नकाल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में आयात की सबसे बड़ी मद पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक थे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक 19.2% भारत के विदेशी व्यापार में आयात की सबसे बड़ी मद है और उसके पश्चात पूंजीगत वस्तुएं 11.6%, रसायन 8.9% और स्वर्ण तथा मोती मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान पत्थर 5% क्रमशः सम्मिलित है। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का अभिधान है। तो ये है आपका निफ्टी सूचकांक। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक कंपनियों के शेयर सूचकांक को निफ्टी सूचकांक प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किसका अंशदान भारत के घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक रहता है? तो ये है सेवाएं। तो भारत के घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, जो 2020-21 को आर्थिक समीक्षा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 54.3% है। नेक्स्ट है नवरत्न का तात्पर्य। तो नवरत्न का तात्पर्य होता है सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता की प्रदान की गई है। तो नवरत्न का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के वे 9 उद्योग है जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है। ये कंपनियां 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं और वर्तमान में अक्टूबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 11 महारत्न, 13 नवरत्न और 75 मिनी रत्न कंपनियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न की श्रेणियों में बांटा गया। नवरत्न और मिनी रत्न योजना की शुरुआत 1997 में तथा महारत्न योजना की शुरुआत 2010 में की गई थी। नेक्स्ट है प्रधान लौंग उत्पादक राज्य है। तो प्रधान लौंग उत्पादक राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। भारतीय मूल के निवासी नागरिक बॉबी जिंदाल हाल ही में किस राज्य के गवर्नर नियुक्त हुए थे? तो ये उस समय की बात है। तो उस समय नियुक्त हुए थे लुसियाना में। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य कौन कौन थे? तो भैया चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। ठीक है, अभी हाल ही में यानी उस समय की बात हो रही है। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन पर उसकी जिस पुस्तक के तेलुगु संकलन के विमोचन पर आक्रमण किया वो थी शोध। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2008 का खिताब किसने जीता था? पार्वती ओमना कुट्टन ने जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा पेपर था ये। तो किस पड़ोसी देश ने भारत के टीवी सीरियल के अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदर्शन पर रोक लगा दी? तो ये पाकिस्तान ने लगा दी थी भैया 2006-7 में।
माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है, 2008 की बात है ये, और इसका विमोचन तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत सक्रिय कार्यकर्ता कहाँ के थे? तो भैया ये उपयुक्त में से तो कोई भी नहीं लिखा हुआ है, भारतीय किसान संघ के थे, ठीक है। भारत अफ्रीका मंच का पहला शिखर सम्मेलन अप्रैल 2008 में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। वो दो मध्य एशियाई देश जिनकी भारत के उपराष्ट्रपति ने अप्रैल 2008 में यात्रा की थी, तो ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान था। तो इसके डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रही क्योंकि इसका जरूरी नहीं है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पुराने क्वेश्चन सही है। पद्मश्री शरण रानी जिनका निधन हो गया था और वो यादन की प्रतिष्ठित वादिका थी, वो थी सरोद की, ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी जिन देशों को जोड़ेगी वो कौन सा है? मैत्री किसके किसके बीच चल रही थी? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। राजेंद्र कुमार पचौरी ने अल्गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। जिस विद्यालय के छात्र रहे हैं वो था ला मार्टिनर, लखनऊ। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान जहाँ स्थापित है वो स्थान कौन सा है? तो वो है पुणे, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र के पुणे में की गई है। पहला केचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा था वो है इज्जतनगर, बरेली। P4 योजना के तहत कौन सी तेल कंपनी बायोडीजल वैल्यू चेन स्थापित करने जा रही है? तो वो है आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। जिसे प्रथम काशीराम खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया वो कौन है? वो है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार क्या खेलते हैं? क्रिकेट। किस पाकिस्तानी खिलाड़ी का 5 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट न खेलने का प्रतिबंध लगा दिया गया था? और वो है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर पर लगा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, आईपीएल के एक मंच में सर्वाधिक विकेट किसने दिए हैं? तो सर्वाधिक विकेट सोहेल तनवीर ने दिए थे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2008 के विजेता कौन रहे थे? नोवाक जोकोविच। भारत से होकर गुजरने वाली चीनी ओलंपिक दीपशिखा की रिले दौड़ में भाग लेने का निश्चय किसने किया था? तो किया था बाईचुंग भूटिया ने। 100 से आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन है, तो ये हम नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका ये सारे उसके क्वेश्चन है, नहीं लगाएंगे हम। ये भी नहीं लगाना है, ये भी नहीं लगाना है, ये भी नहीं लगाना है, ये भी नहीं लगाना है। तो हमारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी नहीं लगाना है हमको, ये भी नहीं लगाना है, ये भी नहीं लगाना। तो पेपर काफ़ी बड़ा था। चलिए अब कर लेते हैं सेकंड पेपर। तो यूपीपीएससी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एसडीआई मुख्य पुनः परीक्षा 2006 का पेपर है ये, पार्ट सेकंड। तो यहाँ पे पहले तो सामान्य गणित के क्वेश्चन हैं, तो हमें ये नहीं सॉल्व करने हैं, हम इनको नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इसके। तो यहाँ पे नीचे भी आपके सारे सामान्य गणित के ही दिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपके सामान्य गणित के ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन तक तो आपके सामान्य गणित के क्वेश्चन थे। यहाँ पे भी सामान्य गणित है 28, 29, 30 तक तो आपके सामान्य गणित के ही क्वेश्चन आ गए। उसके बाद अब आगे 36, 37, 38 भी आपका सामान्य गणित का ही है। फिर 43, 44, 45 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, 49, ये सारे आपके। तो इस वाले पेपर में सारे आपके सामान्य गणित के क्वेश्चन थे, मैथ्स के ही थे, तो उसको मैंने हटा दिया है। अब ये है पार्ट 1 का यूपीपीएससी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एसडीआई परीक्षा 2006। तो एक पेपर, उस पेपर में तो कुछ था ही नहीं आपका। ये दूसरा है, इसमें क्वेश्चन है हमारे काम के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची से सूची 2 को मिलाना है भैया। तो यहाँ पर हसन निज़ामी ने आपकी लिखी है ताजुल मासीर, ठीक है। ख्वांदा मीर ने लिखी है हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम ने लिखी है आलमगीर नामा, और भीमसेन ने लिखी है नुस्खे दिलकुशा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था? तो सबसे ज्यादा राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था, तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने मुगल सेना में अन्य बादशाहों से ज्यादा राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेना एवं अन्य प्रशासनिक पदों पर हिंदू सरदारों की संख्या 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी। नेक्स्ट है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो द्वितीय शिलालेख में जो है वो सातवाहनों का उल्लेख नहीं है।
अशोक के द्वितीय शिलालेख में सातवाहन का उल्लेख नहीं है। इसमें निम्नलिखित 5 राज्यों का उल्लेख है: चोल, चेरी, पांड्य, सतीपुत्र, ताम्रपर्णी। इसके साथ ही द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य और पशु चिकित्सा संबंधी बातों का उल्लेख है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसका कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है। गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाने को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा, क्योंकि यह अधनंगे गरीब भारतीयों के प्रति अपराध था। नेक्स्ट है विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वो था आपका मेघवर्मन। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्मन था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधगया के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। नेक्स्ट है दिल्ली का वो प्रथम शासक कौन था जिसने बारगाह में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? तो वो था आपका बलबन। तो बलबन दिल्ली का वो प्रथम शासक था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया और इस क्षेत्र में उसके आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोज यानी सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथा आरंभ की थी। बलबन के द्वारा लागू यही प्रथाएं गैर इस्लामिक मानी जाती हैं और उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार यानी कि नौरोज बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो संध्या एस सदानंद सही सुमेलित नहीं है। संध्या जो है वो ब्रह्म बांधव उपाध्याय की पुस्तक है और संवाद कौमुदी के हैं राजराम मोहन राय, जामे जमशेद के हैं PM मोतीवाला और समता के हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सूची मिलान करना। ठीक है, तो दादा भाई नेरोजी की कौन सी है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दयानंद सरस्वती की है सत्याग्रह प्रकाश, बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य और बंकिम चंद्र चटर्जी की है आनंद मठ। ठीक है, हो गया मिलान। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? तो रंपा विद्रोह ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध ये गरीबी जनजातियों का आंदोलन था, बिल्कुल था। और रामा राजू इसके नेता थे, बिल्कुल थे। इसको दबाने में अंग्रेजों की सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था, तो ये भैया ये रॉन्ग है। वो अंग्रेजों द्वारा रामा राजू का इस विद्रोह में मारा गया, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, तो रंपा विद्रोह जो है वो 1922-24 में गोदावरी आंध्र प्रदेश के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र के जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया था और ये ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध गरीब जनजातियों का आंदोलन था। रामा राजू इसके नेता थे और जिनका पूरा नाम अल्लूरी सीताराम राजू था। इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना की सहायता ली और अंग्रेजों के द्वारा रामा राजू को इस विद्रोह में मार दिया गया। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई वो है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है और ये 1909 में लिखी गई थी और इस पुस्तक की रचना गांधी जी ने की है। गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के समय पानी के जहाज में इसे लिखा था और इसे भारत में अंग्रेजों ने ये कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है और ये सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के साप्ताहिक प्रति इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर जेल में फांसी पाया गया था? तो गोरखपुर जेल में जो फांसी मिली थी वो रामप्रसाद बिस्मिल को मिलेगी। 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी कांड में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। इनमें अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह प्रमुख थे और इन पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट था? तो एनी बेसेंट ने जो है वो लिखी है आपकी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, और यंग इंडिया आपकी गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है और यंग इंडिया गांधी जी का। इंडियन पीपुल किसकी है बताइएगा? वानर सेना और मंजरी सेना किससे संबद्ध है? तो वानर सेना और मंजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थी। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से है। गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को लेकर वानर सेना और बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे। तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था और ये तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया। तीन कठिया पद्धति के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य था और चंपारण आंदोलन में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी, महादेव देसाई आदि ने दिया था। कथन और कारण। तो भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला। कारण था कि इसे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था।
तो इसका उत्तर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। तो भारत में स्वशासन आंदोलन की शुरुआत मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशन के साथ की गई। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी। होम रूल आंदोलन स्वशासन आंदोलन का मुख्य ध्येय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही, तो ये रही 1921 से 1937 तक। तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक कार्यान्वित रही। 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता थी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कार्टिस थे और वही 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों के साथ पर केंद्र में लागू कर दी गई। उन 2 कांग्रेस अध्यक्षों का नाम बताइए जिन्हें गांधी जी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और सहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था। तो वो थे आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, नहीं, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और सहयोग के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। चित्तरंजन दास ने 1922 के गया अधिवेशन में और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है किस कालक्रम में घटनाएं घटित हुई हैं? तो भैया सबसे पहले कौन सी घटना घटी हुई? चौरी चौरा, जलियांवाला बाग, रॉलेट सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह? तो सबसे पहले घटित हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद घटित हुआ था रॉलेट सत्याग्रह, फिर उसके बाद आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद हुआ चौरी चौरा की घटना। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, रॉलेट आपका 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, चौरी चौरा की घटना आपकी 5 फरवरी 1922 को हुई थी। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया है? तो ये आया है आपका कांग्रेस में नरमपंथियों उग्रवादियों में मतभेद के कारण। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों के में मतभेद के कारण 1919 में अस्तित्व में आया। नरमपंथियों ने मॉन्टेग्यू रिपोर्ट का स्वागत किया, जबकि गर्मपंथियों ने उसका विरोध किया। इसी के परिणाम स्वरूप नरमपंथी नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो ये पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर ने। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 नामक अपनी पुस्तक में वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ। इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस अधिवेशन के अध्यक्षता के लिए बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का विभाजन 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। मार्ले मिंटो सुधार में से ही कांग्रेस लगातार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचकों का सिद्धांत स्वीकार करती आई थी। तो आंसर आपका ये सही है और आर गलत है। ठीक है, तो भारत का विभाजन 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। मार्ले मिंटो सुधारों के मुसलमानों ने पृथक निर्वाचनों के सिद्धांत को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था और 1916 में लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ भी कालक्रम हमें लगाना है। तो कालक्रम लगाने के लिए हम चलेंगे, सबसे पहले मुस्लिम लीग का जन्म करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हम मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया जाना करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे। तो मुस्लिम लीग का जन्म दिसंबर 1906 में हुआ। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 में करी गई। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है वह 23 मार्च 1940 को आया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हमने 16 अगस्त 1946 को मनाया। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या बताइए। तो प्रतिनिधियों की संख्या है उत्तर प्रदेश से आपकी है 31। ठीक है, तो जबकि प्रदेश में लोकसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 80 है। तो यूपी में उत्तराखंड के अलग होने से पहले उत्तर प्रदेश और राज्यसभा की सीटें 34 थी, किंतु उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हो गई। उत्तराखंड में 3 सीटें
रह गई हैं। तो यूपी से राज्यसभा की सीटें 31 हैं और लोकसभा की सीटें 80 हैं। ठीक है, संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण कहता है कि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। तो भैया ए गलत है, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, आर सही है। तो भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के भांति संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो भैया ये है आपकी 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो संविधान की 10वीं अनुसूची दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 2003 में 51वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची में संशोधन कर केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? तो ये है पूजा की समानता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना को लेकर। ये 3 प्रकार के न्याय देती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को लेकर। जबकि 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की भी उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बलवंत राय मेहता का है। संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण की है। दलविहीन लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण का है और अनुशासन पर्व विनोबा भावे का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो भैया शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा जोड़ी गई है। सामान्य न्याय, निःशुल्क कानून सलाह जोड़ा गया, लेकिन सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता नहीं जोड़ी गई। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी जोड़ी गई है। तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रारंभ से ही है, जिसके अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है MS खुसरो। ठीक है, और 15वें के हैं NK सिंह। 2025 तक है। आप बताओ कौन बने इस समय? तो कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? तो वैश्वीकरण का मापदंड सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो राज्य के विधि मंत्री के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा सहित विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए उच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है, साथ ही निर्देश दे सकता है। इस संबंध में दिए गए निर्देश उपयुक्त विकल्पों में से किसी के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है। तो ये गोईपोरिया कमेटी है। तो बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में MN गोईपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 15 जून 1995 में की गई। 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में आया है? तो ये आया है सेवा क्षेत्र में। 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार इक्विटी निवेश से सुस्ती के कारण शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घटकर 24.7 अरब डॉलर रह गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला है? तो ये है छठी योजना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में फैला और इस कार्यक्रम को भारत सरकार के द्वारा 1980 के दौरान लागू किया गया था। IRDP का उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करना है। बाद में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वो क्या है? तो वो है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। प्रश्नकाल में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का था और ये विदेशी मुद्रा भंडार के 4 पदों में से एक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का हिस्सा है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की योजना 6 अगस्त 1952 में की गई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं। इसे भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है और भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। नेक्स्ट है कथन और कारण है। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से भ्रमण करती है। कारण कहता है कि पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो भैया A और R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या भी है। ठीक है, गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? तो ये है सीतापुर। ठीक है,
देश जो विश्व के पर्यटक यातायात में अग्रणी है वो कौन सा देश है? तो वो है फ्रांस। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये है आपका सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। 71% भाग पे पाया जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोत्तम प्रयोग एनजी टांसले के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो ये है सेवाओं में। अब देश और राजधानियों को मिलाएंगे तो पेरू की है लीमा, जिम्बाब्वे की हरारे, क्यूबा की हवाना, लाओस की वियंतियाने। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की। निम्न में से उत्तर प्रदेश को किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? तो थारू जनजाति आपको लखीमपुर खीरी में मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो गाजियाबाद था। ठीक है, और अब कौन सा है? वाराणसी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो ये है नरोरा में। सूची 1 से सूची 2 मिलाइए। योजना और राज्य को मिलाना है हमें। तो मेट्टूर बांध जो है वो आपका पड़ेगा ओड़े तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध आपका पड़ेगा ओडिशा में। रियंद बांध पड़ेगा यूपी में और कृष्णराज बांध पड़ेगा कर्नाटक में। तो सब एक साथ मिले हुए हैं, मिलाने की जरूरत नहीं थी। चलो, नगर और उद्योग को मिलाना है भैया। अहमदाबाद में आपका जो है सूती वस्त्र उद्योग होता है। राउरकेला हम जाएंगे तो हमको वहाँ लौह इस्पात मिलेगा। कपूरथला जाएंगे हम तो हमको मिल जाएगा रेल कोच, और अगर हम बरौनी गए तो हमें वहां पे मिल जाएगा तेल शोधनशाला। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? तो बाल्टिक सागर में न्यूनतम लवणता पाई जाती है। ठीक, सूची 1 से सूची 2 को मिलाई। खनिज और उत्पादन क्षेत्र, तो तांबा आपको मिल जाएगा मोसबानी में। फिर लॉयस का आपको मिल जाएगा बादाम पहाड़ में। मैंगनीज मिलेगा छिंदवाड़ा में। अब्रक मिलेगा हजारीबाग में। एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड की ज्यूरी का अध्यक्ष जिन्हें चुना गया वो कौन है? वो है सुष्मिता सेन। कथन कारण, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, मानसून स्थायी पवन है। तो ये सही है और आर आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आईएम के बीच एक दशक से चले आ रहे युद्ध विराम की अवधि 31 जुलाई 2007 से जितने समय के लिए बढ़ाई गई वो है अनिश्चित काल। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स। तो जीव मिल्खा सिंह जो है वो गोल्फर थे। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, झूलन गोस्वामी क्रिकेटर और तानिया सचदेव शतरंज से। जिस टेस्ट क्रिकेट ने 500 विकेट से ज्यादा विकेट लिए, साथ ही साथ शतक भी लगाया, तो वो उस समय अनिल कुंबले थे। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का 15वां शिखर सम्मेलन 2007 में आयोजित हुआ था सिडनी में। इनसेट सीरीज में भारत ने कई उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें से अद्यतन इनसेट 4CR है। भारत के द्वारा अब तक इनसेट सीरीज में कितने उपग्रह लॉन्च किए गए थे? तो ये लॉन्च किए गए थे 17। भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर समानता विदेशी राजधानियों में मूक प्रतिक्रिया रही। ये कौन सा देश है जिसने आशंका व्यक्त की? तो ये रहा था आपका पाकिस्तान। सीमैप लखनऊ में दिनांक 4 अगस्त 2007 को एरोमा बायोग्राम परियोजना लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत किन जनपदों में एरोमा बायोग्राम स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये रायबरेली, सुल्तानपुर। मार्च 2007 में व्यापित वर्ष 2004-06 के लिए योजना आयोग के गरीबी आकलन के अनुसार राज्य जिसमें जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है वो है आपका छत्तीसगढ़। प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल 2 इस्पात संयंत्र लगाने जा रहे हैं झारखंड और उड़ीसा में। कौन एक सुमेलित नहीं है? तो EPZ निर्यात प्रोत्साहन है। एक्सिम स्क्रिप आपकी निर्यात परिधान है। एग्जिट पॉलिसी है आपकी निर्यात प्रोत्साहन। एग्जिट पॉलिसी का उद्योग अर्थात बीमार इकाइयों के बंधन से विस्थापित होगी। ठीक है, तो लरम्स है आपका धन विनिमयता। अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मानव विकास प्रतिवेदन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जिस राज्य को UN ऑस्कर से सम्मानित किया वो कौन सा था? तो वो था आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये करंट के क्वेश्चन है वैसे 2017 उस टाइम के हैं, 7 के क्या, लेकिन पढ़ लेते हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नक्शा यात्री ने किस अवधि में अंतरिक्ष में 128 दिन 4 घंटे रहकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो 12 दिसंबर 2006 से 22 जून 2007 तक। आसियान के द्वारा कुनमिंग चीन से प्रारंभ होकर एक रेल लिंक प्रस्तावित किया गया था जो जाएगी कहाँ? सिंगापुर तक। हैरी पॉटर नामक पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है? तो J.K. रॉलिंग है। ठीक है, 2007 के पुरस्कारों को मिलान करना था यहाँ पे भैया, तो नीचे देख लो। वांग को मिला है शांति अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ, सियांग को सरकारी सेवा, JR सालोंग को पत्रकारिता साहित्य और संचार संचार कला, महावीर पुन को सामुदायिक नेतृत्व। ठीक है, आगे बढ़ो, ये सब बेकार के क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। ये सब जेनिको प्रौद्योगिकी है कहाँ? अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। ठीक, गोल्डन राइस एक ऐसी जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है कौन? तो ये प्रदर्शित करता है आपका बग। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन है आपका थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है और ये थायराइड ग्रंथि में स्रावित होती है। थायरॉक्सिन की कमी से समानता, घेंगा और जड़ मानवता आदि दोष आते हैं। ठीक है, हरित क्रांति आपकी किससे संबंधित है? कृषि से, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। ठीक है, नीली क्रांति किससे थी? गुलाबी किससे थी? मछली से, सॉरी, श्वेत किससे थी? दुग्ध से। नीली किससे थी? तिलहन से। देखो, नहीं, नीली मत्स्य थी, गलत मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी झींगा मछली से थी, सही तो गया था। अच्छा, मैं सही सुनो। हरित क्रांति कृषि से थी, नीली क्रांति मत्स्य से थी, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से थी, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से थी, है ना? ठीक, चलो। यंत्र का नाम और राशियां जो ये नापते हैं, तो एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायु की गति नाप लेते हैं। एमीमीटर से हम विद्युत धारा, एमीटर से हम विद्युत धारा माप लेते हैं। टैकोमीटर से हम घूर्णन की गति नापते हैं और पायरोमीटर से हम उच्च ताप को मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कालानुक्रम क्या है जिसमें निम्न 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू किए गए थे? सी, ये है आपका साइट, उसके बाद स्टेप, देन एप्पल, फिर IGMD। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो ये है RSV विषाणु। ठीक है, इसका पूरा नाम है रेस्पिरेटरी सिनिसिटियल वायरस। 2 से 7 साल की उम्र वाले बच्चों को ये वायरस अधिक प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु कहते हैं टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। एल्युमिनियम को हरी धातु कहा जाता है और यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें मिलाना है एपीकल्चर आपका किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर आपका मधुमक्खी से है। सिल्वीकल्चर में हम क्या करते हैं? सहतूत के वृक्ष में रेशम कीट को पालते हैं और बीटी कल्चर में हम अंगूर निकालते हैं और पीसी कल्चर में मछलियों को निकालते हैं। ठीक है, मछली पालन करते हैं मतलब। आगे बढ़ते हैं। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम यथार्थता नापे जाते हैं तो परमाणु घड़ी के द्वारा। परमाणु घड़ियां भी परमाणु कणों के कंपन के आधार पर काम करती है और इस घड़ी के अंदर सीरियम धातु के परमाणु ठीक वैसे ही विद्युत धारा कंपन करते हैं जैसे दीवार घड़ी में पेंडुलम में कंपन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2,4-D क्या है? तो ये है एक विस्फोटक, नहीं, एक खरपतवार नाशी। तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। ये अपतरण नाशी पौधे हैं। पौधे के पत्तों, तने और जड़ के संपर्क में लाए जाते हैं। ब्यूटाक्लोर भी एक खरपतवार नाशी है। प्राक्षेपिक मिसाइल कौन सी है? तो प्राक्षेपिक मिसाइल है आपकी अग्नि। अग्नि श्रृंखला की मिसाइल प्राक्षेपिक मिसाइल है। प्राक्षेपिक यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ पर चलते हैं और गुरुत्व के प्रभाव में जमीन पर गिरते हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु बमों के लिए ही होता है। अब यहाँ पे मिलान करना है। तो विश्व एड्स दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जाओ मिलान करते हैं। तो विश्व एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाएंगे, तो ए का हो जाएगा 3। ठीक, फिर हम विश्व क्या कहते हैं पर्यावरण दिवस मिला लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम मिलाते हैं 5 जून को। सी का हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद हम विश्व मानक दिवस जो है वो मनाते हैं 14 अक्टूबर को और विश्व विकलांग दिवस हम मनाते हैं 3 दिसंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती? तो ये है लेड। लेड धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है, क्योंकि वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से उसमें मौजूद सीसा वायुमंडल में मुक्त होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो रेटिनॉल नहीं समझ, रेटिनॉल विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई विटामिनों का समूह है, जिसमें से प्रमुख विटामिन निम्नलिखित है। तो विटामिन बी1 में थायमिन, विटामिन बी2 होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 होता है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी5 होता है नियासिन, विटामिन बी6 होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी12 होता है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, और रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। नेक्स्ट है कूट मिलान करना है। तो जेंटामाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक्स है, और एक्रीफ्लेविन आपकी पूर्तिरोधी है, और सल्फोनल आपकी निश्चेतक है। लेकिन फिनेसिटिन आपका जो है एंटीपायरेटिक्स है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे, और इनकी रचना मनुस्मृति के नाम से जानी जाती है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, और इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा आपको उपनिषद में मिलेगी। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और वेदों में मोक्ष की चर्चा नहीं की गई है। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, तो ये आया है गुफ करार। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर गुफ करार से प्रकाश में आया। चिरान यानी कि बिहार प्रांत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, और कोल्डिवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें सूची का मिलान करना है। चलो मिला लेते हैं। तो ओटिटिस आपका कान में है, एंसेफ्लाइटिस आपका मस्तिष्क में है, लैरिंजाइटिस आपका गले में है, और हेपेटाइटिस आपका यकृत में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो ये आपके बागौर से होते हैं। तो राजस्थान के मध्य पाषाणिक स्थल बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर राय में केवल मध्य पाषाणिक जीवन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के नहीं। किसका कहना है कि काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म पर संस्थापक और प्रधान बन गया? तो ये कहना है विलियम हॉकिंस का। तो काबुल से लौटने के बाद अकबर नए धर्म का संस्थापक और प्रधान बन गया, और ये कथन विलियम हॉकिंस का था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ आए, और उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के तो भैया CR दास है, फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तो नरेंद्र देव है, और जस्टिस पार्टी के हैं रामास्वामी नैकर। ठीक है, मेरे हिसाब से। चलो मिला लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नरेंद्र देव है, स्वराज के CR दास, फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस, और जस्टिस पार्टी के रामास्वामी नैकर। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं MG रानाडे। MG रानाडे उनकी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, और 1867 में MG रानाडे आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, और MG रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे समान बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन है, तो जो हमें नहीं करने, तो हमने अपना जो है ना पेपर ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर भी एक बार नजर मार ले। तो वो हमारा समान बुद्धि परीक्षण के ही सारे थे, तो उसको हमें छोड़ देना है। और अब हम करने वाले हैं, आज नहीं करेंगे, अब हमारे 3 पेपर कंप्लीट हो गए। अब हम कल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। UPPSC प्रतियोगी विद्यालय निरीक्षक SDI परीक्षा 2006 वाला था। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहे। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए। थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत हमारा पास भी है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। और बहुत फास्ट कराती हूँ, इससे फास्ट तो शायद कोई नहीं कराता होगा जितना फास्ट मैं करा रही हूँ। चलिए, बाय बाय।